दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरी कुबेर। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। बिना वक्त गवाए चलिए रुख करते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन का। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज ने आधिकारिक तौर पर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का उद्घाटन किया। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज यानी KMC ने आधिकारिक तौर पर डिसेबिलिटी स्टडीज को बढ़ावा देने के हेतु सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का शुभारंभ किया। इस केंद्र ने नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले छात्रों को शामिल करने का अवसर प्रदान करने के लिए आरोहण नाम से एक पहल शुरू की है। ये पहल सक्षम के साथ सहयोग में शुरू की जा रही है। KMC से मिले एक बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों को उनकी जरूरत और आकलन के आधार पर उचित आवास प्रदान करने का समान अवसर प्रदान करना है। कॉलेज ने इस पहल की शुरुआत की औपचारिक घोषणा करते हुए अपने एकेडमिक सभागार में एक समारोह भी आयोजित किया था। इस समारोह में कॉलेज के दृष्टिबाधित ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिस्प्ले, डेजी प्लेयर्स और टैबलेट जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर किरोड़ीमल कॉलेज के पूर्व छात्र और हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से छात्रों के अच्छे भाग्य की कामना की। साथ ही साथ इस नई पहल के लिए कॉलेज की प्रशंसा भी की। कहा कि ये कॉलेज विकलांगों के लिए वन ऑफ द काइंड सेंटर यानी अपने ही तरह का एक अनोखा केंद्र बनेगा। द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च छात्रों के साथ साथ फैकल्टी के शैक्षणिक रिसर्च को वैध क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। ये एक समावेशी समाज की दिशा में की जा रही पहल है। ये केंद्र छात्रों को अपनी विकलांगता की समझ को गहरा करने का अवसर देता है। इससे समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन और कई घटनाओं में जागरूकता फैलाने की प्रक्रिया में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, उद्घाटन समारोह के दौरान रजत और कांस्य पदक जीतने के लिए 2 पूर्व छात्रों योगेश कथुनिया तथा शरद कुमार को सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं विकलांगता जगत से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दों पर। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि इस बार के पैरालंपिक गेम्स में भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया।
लेकिन क्या एक शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों को वापस आने पर एक नया और बदला हुआ समावेशी भारत मिला? दोस्तों, इस बार की टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों की रैली में हमें 19 मेडल्स मिले हैं, जबकि पिछले 13 गेम्स में मिलाकर पदकों की संख्या थी केवल 12। पर क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि भारत अब विकलांग व्यक्तियों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू करे? दोस्तों, इस विषय को लेकर लेखक मिस्टर पीटर ग्रिफिन ने स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में एक लेख लिखा है, जिसका जायजा हम इस न्यूज में लेंगे। पीटर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेशक ये शुरुआती दिन है, पैरालंपिक्स की लौ बुझे हुए अभी सिर्फ 3 सप्ताह हुए हैं, लेकिन क्रिकेट के आईपीएल ने कई चीजें पहले ही भुला दी हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि भारत में आधिकारिक तौर पर केवल 2.21% लोग डिसेबल्ड हैं और विकलांग जनों की पहचान करने वाली 21 कैटेगरीज हैं। सच मानिए, इन आंकड़ों से हमारे पब्लिक फंड्स और पॉलिसी डिसीजंस पर बहुत असर होता है। जरा अपने आसपास देखिए, जिन फुटपाथ पर हम चलते हैं उस पे बिना डिसेबिलिटी वाले लोग भी सेफ नहीं चल सकते। जहां हम रहते हैं उन बिल्डिंग्स को गौर से देखिए। हमारे दुकान, ऑफिसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, क्या इनके पास ब्रेल मार्किंग्स या व्हीलचेयर के लिए रैंप्स लगे हुए हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही देख लीजिए। क्या कोई भी विकलांग व्यक्ति बस या ट्रेन या ऑटो या टैक्सी से आसानी से घूम सकता है? आइए अब जरा हमारी शब्दावली देखते हैं। हमारे देश में विकलांग जनों के लिए प्रचलित शब्द कौन से हैं? स्पेशली एबल्ड, ये एक ऐसा शब्द लगता है जैसे डिसेबिलिटी कोई भी हो, लेकिन ये व्यक्ति पंख लगाकर उड़ सकता है। और फिर ये हर शब्द के पीछे चैलेंज्ड शब्द का उपयोग। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की बनावट ही छोटे छोटे हर्डल्स के रूप में हुई है और हर काम एक चुनौती जैसा है। इसके बाद हमारे पीएम जी ने एक लेटेस्ट गिफ्ट दिया है, दिव्यांग शब्द। ये तो इतना ज्यादा अलग है कि मानो दूसरी किसी स्पिरिचुअल दुनिया का जादू भरा शब्द हो। आखिर किसी भी शब्द प्रयोग से क्या विकलांग जनों से जुड़े कलंक और धारणाएं बदली जा सकेंगी? आखिर विकलांग व्यक्ति या पर्सन विद डिसेबिलिटी टर्म में क्या गलत है? दुख की बात है कि विकलांग जनों को शिक्षा, नौकरी या सिंपल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस भी किसी एबल्ड बॉडीड पर्सन के समान नहीं मिलता। आप विकलांग लोगों से ही इसके बारे में बात करके देखिए, वे अपनी आशा तक को छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि भारत के कई पैरालंपिक प्लेयर्स भी इसके लिए तब तक आवाज नहीं उठाते हैं जब तक उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो जाता। सबसे पहले तो कई लोग पैरालंपिक गेम्स को देखते तक नहीं हैं। उसके ऊपर से ये डिसेबल्ड एथलीट्स अपनी डिसेबिलिटी को कवर कर लेते हैं। कई अन्य लोग तो डिसेबल्ड एथलीट्स को एथलीट्स मानते भी नहीं हैं। हमारे सोशल सर्कल्स में कई बार तो डिसेबल्ड लोगों को ये तक नहीं बताया जाता कि कोई पार्टी होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो इस आर्टिकल में पीटर ने कई मुद्दों को छेड़ा है, लेकिन उनका सवाल सीधा और सच्चा है, कईयों को कड़वा भी लग सकता है। पैरालंपिक्स में जीते मेडल पर हमें गर्व है, लेकिन ये याद कितने दिन रहने वाला है? और याद रह भी जाए तो क्या इससे विकलांग जनों की सामाजिक जिंदगी में कोई सुधार आएगा? राजस्थान में केवल 8 कैटेगरीज में आने वाले विकलांग जनों को मिलेगी पेंशन की सुविधा। दोस्तों, प्रशासन के गांव शहर के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार ने जो विकलांग जन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के पेंशन स्कीम से छूट गए थे, उनकी शिनाख्त किए जाने का वादा किया था। राज्य सरकार की तफ्तीश के बाद मिले नतीजे चौंकाने वाले थे। राजस्थान सरकार ने कहा कि केवल 8 कैटेगरीज में आने वाले लोगों को ही पेंशन मिल सकेगी। इनमें शामिल है ब्लाइंडनेस, लो विजन, पीपल क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी, हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड ड्वार्फिज्म। डिपार्टमेंट के निर्देशक और संयुक्त सचिव ओपी बनकर ने कहा कि केवल स्कीम के तहत पहचाने गए विकलांग लोगों को ही इसका लाभ मिल सकेगा।
इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य के मशहूर एक्टिविस्ट और दिव्यांग अधिकार महासंघ के उप निदेशक श्री हेमंत भाई गोयल ने कहा कि बजट की घोषणा के समय ही बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के सभी दिव्यांगों को पेंशन मिलनी चाहिए थी और जब दिव्यांगजनों के 21 वर्ग बन चुके हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन के नियमों को इनके साथ जोड़ना चाहिए था। ये तो सरासर गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही की हरकत है। दिव्यांग फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में एक नई पहल उत्तराखंड में की गई है, जहां देहरादून को सबसे पहले दिव्यांग फ्रेंडली मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इस संदर्भ में NIEPVD अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर क्रियान्वयन होगा। दिव्यांगों के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री अजय नंदन द्वारा NIEPVD के निदेशक श्री हिमांशु दास की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। अंत में सहमति यह बनी कि NIEPVD विशेषज्ञों की एक टीम इस संदर्भ में गहन अध्ययन करेगी और एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट में स्टेशन में 3 चरणों में होने वाले विकास कार्य पर बात की जाएगी, जिनमें सबसे पहला कार्य स्टेशन पर उन कार्यों को कराना है जिनकी यहाँ तत्काल आवश्यकता है। बैठक में बोलते हुए NIEPVD के निदेशक श्री हिमांशु दास ने कहा कि पहले दून यानी देहरादून रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन, दिव्यांग फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इसी बैठक में दूसरे चरण पर चर्चा करते हुए कहा गया कि इसके बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के सभी रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता है। इस बैठक के दौरान मंडल रेलवे प्रबंधक श्री अजय नंदन ने रेलवे की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी और इन योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे की ओर से दिव्यांगजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराना उनकी पहली जिम्मेवारी है। संगत भोपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए RA यानी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट खुली है। विकलांग उम्मीदवार को मिलेगा प्रेफरेंस। दोस्तों, संगत एक नॉन प्रॉफिट NGO है जिसका हेडक्वार्टर गोवा में है और इसकी मुख्य शाखाएं नई दिल्ली, भोपाल, पूना में हैं। संगत में खास तौर पर कम्युनिटी बेस्ड अनुसंधान किया जाता है। कुछ ऐसे पिछड़े हुए विषयों पर जैसे कि ट्रांस हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, एडोलेसेंट एंड यूथ हेल्थ, एडल्ट मेंटल हेल्थ, क्रॉनिक डिसीजेस एंड एजिंग। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पर, जो है www.sangath.in, www.sangath.in। ट्रांस केयर ये एक संगत की सहयोगी पहल है जिसके अंतर्गत वैक्सीन इक्विटी नाम की एक नवीनतम परियोजना शुरू की जा रही है। वैक्सीन इक्विटी ट्रांस केयर प्रोजेक्ट भोपाल में शुरू किया जा रहा है। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की जाएगी ये समझने के लिए कि कौन सी संरचनात्मक और ऐतिहासिक असमानताएं ट्रांसजेंडर्स और विकलांग समुदायों में टीकाकरण की पहुंच को सीमित करते हैं। इस अध्ययन में कम्युनिटी बेस्ड यानी समुदाय पर आधारित भागीदारी दृष्टिकोण से जानकारी एकत्रित की जाएगी। यानी समुदाय पर आधारित भागीदारी दृष्टिकोण से जानकारी एकत्रित की जाएगी। ये रिसर्च प्रोग्राम सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट द्वारा फंडेड 1 साल की परियोजना है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए शोध सहायक पद यानी रिसर्च असिस्टेंट के पद की रिक्ति की घोषणा की गई है। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु पदवीधर उम्मीदवार जिन्हें कम से कम 1 साल का अनुसंधान माने रिसर्च का अनुभव हो या फिर ऐसे स्नातकोत्तर उम्मीदवार जिन्होंने सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और अन्य संबंधित क्वालिटेटिव रिसर्च का कोर्स किया हो, वे सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए रिटन और स्पोकन इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी होना जरूरी है। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक्सपीरियंस भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस पोस्ट के लिए सैलरी रेंज अप टू 30,000 पर मंथ निर्धारित की गई है। इस जॉब के लिए आवेदन करने हेतु 10 अक्टूबर से पहले ईमेल करें careers@sangath.in पर
याद रहे careers@sangath.in पर। दोस्तों ये भी याद रहे कि इस ईमेल का सब्जेक्ट यानी विषय आप रखें प्रोजेक्ट वैक्सीन इक्विटी रिसर्च असिस्टेंट एप्लीकेशन। इसके साथ ही जरूरी है कि आप अपने आवेदन के साथ ईमेल से अपना CV, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जो आपको संगत की वेबसाइट से मिल जाएगा और 300 से कम शब्दों वाला एक कवर लेटर भेजें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकारे नहीं जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 1 हफ्ते बाद असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें transcare.in@sangath.in को। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक संगीन मामले के बारे में। तमिलनाडु में एक दृष्टिबाधित शिक्षक का मजाक उड़ाने पर 3 छात्रों को किया गया डिसमिस। फ्रेंड्स, ये घटना नमक्कल जिले के राशीपुरम के पब्लिक स्कूल की है। एक वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया। तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में क्लास के दौरान 9वीं कक्षा के 3 छात्रों ने अपने विजुअली इम्पेयर्ड शिक्षक का मजाक उड़ाया। नमक्कल जिले के राशीपुरम के एक स्कूल में इस वाकयात के बाद एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग ली गई। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि 3 छात्र क्लास के दौरान बिना आवाज किए उठकर नाच रहे थे और कभी कभी शिक्षक के इर्द गिर्द भी घूम रहे थे। मीटिंग के बाद स्कूल ने तीनों छात्रों को स्कूल से निकाल दिया और TC भी उनके हाथ में दे दी। स्कूल प्रशासन ने कहा कि उसके छात्रों का ये व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों ये घटना 1 अक्टूबर को हुई थी और जब इसके बारे में शिक्षक को पता चला तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। हालांकि स्कूल से इन तीनों छात्रों को निकाल दिया गया है, फिर भी पास के एक अन्य स्कूल में उन्हें एडमिशन मिल सकेगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है 1 क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। फ्रेंड्स, नवरात्रि आ चुकी है, चलिए उत्सव मनाया जाए। एडेप्टिव क्लोथिंग प्रोडक्ट सर्विसेज के एक्सपर्ट्स एड्रेस नाउ नवरात्रि के लिए अडेप्टिव यानी अनुकूलन किए गए वस्त्रों को शोकेस करने के लिए एक फोटो गैलरी लगा रहा है। ये केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है। तो इसमें पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना है? आप तस्वीर ले, एक तस्वीर ले पोशाक की, पोशाक पहनने वाले की 2 तस्वीरें, एक सामने और एक साइड शॉट। फिर लिख भेजिए कि कैसे इस पोशाक को अनुकूलित किया गया, माने कि विकलांगता के हिसाब से कैसे अडॉप्ट किया गया और क्यों किया गया। इस विषय पर 5 पंक्तियां आपको लिख भेजनी है। उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। ध्यान रहे आपको ये सब ईमेल करना है एड्रेस now.ekansh@gmail.com पर। आपको फिर से बता दे, एड्रेस now.ekansh@gmail.com पर। दोस्तों, इस गैलरी में भाग लेने से आपके इनपुट्स कई अन्य विकलांग लोगों तक पहुंच सकेंगे। कई विकलांगजन आज भी कपड़ों की उन्हीं पुरानी स्टाइल और डिस्कम्फर्ट से लड़ रहे हैं। कपड़ों के नए अनुकूली विचारों
और आइडियाज को प्राप्त करने के लिए विजिट करें www.facebook.com/adaptiveclothingforpwd पर। जल्दी करें, प्रस्तुति की अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2021। बरेली के एक स्कूल प्रिंसिपल ने किया विकलांग बच्चों का स्कूल में दाखला, पीएम मोदी ने की सराहना। दोस्तों, बरेली में एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक स्कूल की प्रिंसिपल ने यूपी के अलग अलग जिलों में 600 विकलांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया है। इसमें उन्हें राज्य भर से 350 अन्य शिक्षकों का सहकार्य भी मिला है। पिछले रविवार के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रिंसिपल शिक्षिका पांडे जी की सराहना भी की है। 38 वर्षीय प्रिंसिपल पांडे जी ने बताया कि जब वे एक मूक छात्र अनमोल से मिली, जिसने उनके स्कूल में दाखला लिया था, तब वो अनमोल की परेशानियों को करीब से देख समझ पाई। इसके बाद उन्हें अनमोल और उसके जैसे अन्य छात्रों की परेशानियों का एहसास हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि वो खुद सभी विकलांग छात्रों की तरफ संवेदनशील है। वे बताती है कि मैंने इन छात्रों को स्कूल आने के लिए उत्साहित पाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कितने और बच्चों को शायद स्कूल ही नहीं भेजा जाता है। कई पेरेंट्स को लगता है कि वे पढ़ लिख नहीं सकते। उनके इन्हीं विचारों को बदलने की जरूरत है। उन्होंने बरेली के कई छोटे गांवों का दौरा किया। वे हर गांव में घूमती, माता पिता से मिलती और उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में भर्ती कराती। वे इसे 1 टीचर 1 कॉल प्रोग्राम कहने लगी। उन्होंने अपने काम के बारे में सोशल मीडिया पर नियमित रूप से अपडेट्स पोस्ट किए। उनके काम से प्रभावित होकर आस पड़ोस के जिलों के शिक्षक उनसे जुड़ने लगे। शाहजहांपुर, पीलीभीत, फारुखाबाद और अयोध्या से 350 शिक्षक जुड़े। ये शिक्षक पैंडेमिक के दौरान इन बच्चों के घर जाते और उनकी शिक्षा का जायजा लेते, ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप करके देते। इस मेहनत की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दभौरा गंगापुर की दीपमाला पांडे जी ने अपनी तरह की एक अनोखी पहल करते हुए विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का नया मार्ग खोल दिया है। दीपमाला पांडे जी और सभी 350 शिक्षक गणों के इस जज्बे को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, अब सुनते हैं एक गंभीर घटना के बारे में। छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट फंडेड रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में विकलांगजनों के लिए चलाए जा रहे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में एक 17 वर्षीय लड़की पर बलात्कार हुआ है और उसके साथ साथ 5 अन्य लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िताओं ने बताया कि सेंटर का वॉचमैन भी इसमें शामिल था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि घटना 22 सितंबर को हुई और पिछले गुरुवार को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा कुछ महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस आश्रम पर पहुंची। घटना स्थल पर ही ये बात सामने आ गई कि 17 साल की लड़की पर बलात्कार किया गया था तथा 14 से 16 साल की उम्र की 5 अन्य लड़कियों को मॉलेस्ट किया गया था। इसके बाद अधिक तफ्तीश में पता चला कि 33 साल का केंद्र का केयरटेकर तथा 33 साल का वॉचमैन, इन दोनों ने ही ये घिनौना काम किया था। दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज की गई। इस केस में आईपीसी की धारा 376 रेप केस, 354 मोलेस्टेशन और चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट के तहत चार्जेस लगाए गए। श्री अग्रवाल ने बताया कि इस केस की अधिक छानबीन अभी की जा रही है। आइए सुनते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट को कम करने के उपायों पर एक रिपोर्ट। दोस्तों, नागपुर के कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सही केयर लेने से सुनने में होने वाली हानि को 50% तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस विषय पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। दोस्तों, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया की विदर्भ शाखा के डॉक्टर्स ने कहा है कि टीकाकरण, गर्भावस्था के आसपास उचित देखभाल
और तेज आवाजों से बचने जैसे सिंपल स्वास्थ्य उपायों से सुनने में हानि को रोका जा सकता है। दोस्तों, पिछले रविवार को ही द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ की समाप्ति हुई है। AOI के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत निखाड़े ने कहा कि हम रेकमेंड करते हैं कि युवा लोग तेज आवाज और ऑडियो प्लेयर के उपयोग को प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक न रखें। एसोसिएशन ने इस अवसर पर रविवार को एक वॉकेथॉन का आयोजन भी किया था, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदू कोलवाडकर ने कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य लोगों को सुनने में अक्षम लोगों की समस्याओं से अवगत कराना है, साथ ही इन लोगों को समाज में एक समावेशित स्थान दिलाना है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हियरिंग लॉस को कम करने के लिए सही समय पर टीकाकरण, गर्भवती की सही देखभाल, गुड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, जेनेटिक काउंसलिंग, कॉमन ईयर कंडीशंस की पहचान और देखभाल करना जरूरी है। डॉक्टर आशीष दिसवाल ने कहा कि इन मामलों में जल्दी पहचान या अर्ली डायग्नोसिस कई चीजों में मददगार साबित हो सकता है। इससे हियरिंग एड्स, साइन लैंग्वेज, कॉक्लियर इम्प्लांट और कैप्शंस जैसे उपाय भी बेहतर मदद करते हैं। बच्चों के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्कूलिंग के वर्षों में बच्चों की कम से कम 6 बार जांच होनी चाहिए, जिससे उनकी सुनने की शक्ति और उसके विकास पर ध्यान रखा जा सके। डॉक्टर विजय धोटे बताते हैं कि ये परीक्षण उम्र के 6, 8वें और 10वें साल में होना चाहिए। इसके बाद मिड स्कूल और स्कूल के लास्ट ईयर में भी ये परीक्षण होने चाहिए। नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिमा शाह कहती है कि शिशु के लिए 1, 3 और 6 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहले महीने में जांच, तीसरे महीने में कंफर्मेशन और छठे में इलाज के उपाय शुरू किए जाएं। दोस्तों, जब बात छिड़ चुकी है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ की, तो क्यों ना जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी, कुछ तथ्यों के बारे में। ये पूरी दुनिया में हर साल सितंबर के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। इस साल की थीम थी सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज। भारत में हियरिंग इम्पेयरमेंट लगभग 6.3% है, एडल्ट्स में करीब 7.6% में और बच्चों में 2.4% में शुरुआत देखी जाती है। हर 1000 में से 24 बच्चों को सीवियर हियरिंग लॉस हो सकता है। 1 लाख से भी अधिक शिशुओं में ये पाया जाता है। दोस्तों, सभी डॉक्टर्स का ये मानना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस एंड ईयर डिसीजेस इज द की। क्या आप डिस्ट्रेस्ड हैं? किसी कारणवश दुखी हैं? दोस्तों, मदद आपसे सिर्फ 1 कॉल की दूरी पर है। संकटग्रस्त और खुद को नुकसान पहुंचाने के विचारों का अनुभव करने वालों के लिए किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। याद रहे, ये नंबर है 1800-599-0019। किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर अखिल भारत में साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे कार्यरत है। परामर्श के लिए बस एक फोन कॉल करें। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। IBPS द्वारा बैंकिंग में क्लरिकल पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2021 है। IBPS क्लर्क की यह परीक्षा अंग्रेजी व हिंदी के साथ साथ 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने का उद्देश्य विभिन्न भाषा क्षेत्रों के प्रार्थियों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जिन प्रतिभागियों ने जुलाई 2021 की IBPS क्लर्क
परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण किया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। आइए आपको प्रमुख तिथियों की जानकारी दे दें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि IBPS क्लर्क पदों के लिए पहले यह नोटिफिकेशन 11 जुलाई 21 को जारी हुआ था। आवेदन फॉर्म दोबारा भरने की प्रारंभिक तिथि 7 अक्टूबर 2021। आवेदन फॉर्म दोबारा भरने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2021। प्री एग्जाम और ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर की तारीखों की घोषणा नवंबर 2021 में। प्री ट्रेनिंग की तारीख नवंबर 2021। जॉब अलर्ट्स के बाद इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।